औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम कि इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल किए और सब्र की तलक़ीन ईमा तवासौ बिल हक़ हक़ की तलक़ीन और सब्र की ताकीद की। तो ये 4 ख़ुसूसियात बताई गई हैं कि पहला काम ये है कि सबसे ज़रूरी तो जो है वो ईमान लाना है, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल पे, आखिरत पे कि एक दिन हमें हिसाब-किताब देना है। और फिर सिर्फ़ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ नेक अमाल ज़रूरी हैं और उसमें पूरी ज़िंदगी के अमाल ज़ाहिर है अल्लाह ताला देखेगा उसके नतीजे पे। और जब आप नेक अमाल करते हैं तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, तो उसमें हक़ की तलक़ीन करना और उस पे मुश्किलात आएँ तो सब्र की ताकीद करना। तो ये कुरान की वो आयत है जिसके बारे में जिसकी कुरान की वो सूरत है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इसके अंदर तक़रीबन कुरान की जो पूरी दावत है वो मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं अपने मौज़ू के ऊपर। आज हमारा आर्टिकल जो कॉम्पिटिशन है जो हम माशाअल्लाह हम करने जा रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तक़रीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ को हमने इसमें 100 यूनिवर्सिटी से ऊपर के लोग अब तक सबमिट कर चुके हैं। तो अच्छी खासी माशाल्लाह बड़ी तादाद है और तक़रीबन 600-700 लोग इसमें रजिस्टर भी करवा चुके हैं। तो इसके अंदर अगर मेरी स्लाइड तो नज़र आ रही है ना आप लोगों को? जी, जी। हाँ, तो ये जो आर्टिकल कॉम्पिटिशन का हमारा है, इसका मकसद हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े मसाइल हैं, उनका हम हल तलाश करें। और वो जो 2 बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा तादाद लोग ऐसे ऐसे लोगों की तादाद है कि जो जिनके पास जो है वो खाने-पीने को नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास जो है वो उनके बच्चों के पास ये सहूलत नहीं है कि वो तालीम और सेहत हासिल कर सकें। तो ये गुर्बत जो इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तकरीबन ज़ाहिर है 10 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ लोग सिर्फ़ ज़ाहिर है ये नंबर नहीं है जो मैं कह रहा था कि इसमें वो माएँ हैं कि जो अपने बच्चों को खिलाए-पिलाए बगैर सोने भेज देती हैं। कई 100 बच्चे पाकिस्तान में जो है वो साफ़ पानी ना होने से म हर रोज़ तकरीबन मर जाते हैं। तो लोगों की हालत ख़राब है और मैंने जिस तरह से कहा है कि बच्चों के जो उनके बच्चे हैं जो इनकी ये भी कोई उनके पास सहूलत नहीं है कि उनकी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो जाए क्योंकि उनके पास तालीम और सेहत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और ये मसला जो है वो आप किसी भी हवाले से देखें तो ये अहम तरीन इसलिए है कि मईशत के अंदर जो हमारी पूरी इकॉनमी है उसके अंदर अगर इतने सारे लोग इस तादाद में लोग हैं कि जो खरीद नहीं पा रहे, तो फिर पूरी मईशत चल भी नहीं सकती। तो इस लिहाज से ये दूसरा बड़ा मसला है गुर्बत के साथ-साथ के माशी एक्टिविटी का ना होना, उसके साथ जो है वो जॉब्स का मुलाज़मतें ना होना। तो जो 40% लोग हैं वो तो बेचारे परेशान हैं मगर उस 40% से ऊपर के जो लोग हैं, वो भी एक इनसिक्योरिटी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, एक जॉब एडवर्टाइज़ होती है, हज़ारों नौजवान जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लोग चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के बाहर उनको कोई जो है वो कोई वीज़ा वग़ैरह मिल जाए, वहाँ चले जाएँ वो। तो उस लिहाज से ये जो मसला है कि ये जो जॉब्स के साथ जो माशी एक्टिविटी का ना होना और गुर्बत का होना बहुत ज़्यादा, ये दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब गुर्बत होती है, लोग खरीद नहीं पाते, तो फिर जो फर्म्स, जो बिज़नेसेस होते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं करते। जब वो प्रोडक्शन नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। और हमने ये कोरोना के ज़माने में भी देखा कि दुनिया की सारी कौमों ने अपने गरीब लोगों को पैसे भिजवाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इनको नहीं देंगे, तो इनका हाल तो बुरा होना है, लेकिन ये कि हमारी पूरी मईशत ही बढ़ जानी है क्योंकि अगर ये लोग खरीदेंगे नहीं, तो फर्म्स जो हैं वो प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगी और लोगों को फारिग करेंगी, जिससे और हालात ख़राब होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है और एक ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये 2 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से हम इस आर्टिकल में बात करना चाह रहे हैं। और जब ये हम आर्टिकल के जो हमने दोनों मौज़ूआत रखे हैं, वो हमने इसी हवाले से रखे हैं कि अगर आप ये मैंने प्रेज़ेंटेशन का दूसरा मैं आगे बढ़ाऊँ। ये नज़र आ रही है ना प्रेज़ेंटेशन मुझे? जी, जी। हाँ, तो ये जो दोनों मौज़ूआत हमने रखे हैं, इसी हवाले से रखे हैं कि एक पाकिस्तान का टैक्सेशन का निज़ाम है, जो कि
गुर्बत में इजाफा कर रहा है, जो महंगाई में इजाफा कर रहा है, और उसके नतीजे के अंदर पूरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त तकरीबन हम अपने टैक्स का जो 50% हिस्सा सेल्स टैक्स के थ्रू वसूल करते हैं। हर पेट्रोल के खरीदने के ऊपर, हर खाने की चीज़ें खरीदने पे, हर मोबाइल फ़ोन का बिल दे रहे होते हैं, हर जगह पे आप जो गवर्नमेंट जो है वो 18% टैक्स ले रही है। और ये उन लोगों से भी लिया जा रहा है, इसलिए ये खराब तरीन टैक्स समझा जाता है, एक्सप्लॉइटेड टैक्सेशन, इसलिए कि गरीबों को बुरी तरीके से मार रहा होता है। जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, उनसे भी हर चीज़ की परचेज के ऊपर गवर्नमेंट लिए जा रही है टैक्स। और फिर दूसरा मसला ये है कि जब हम इसके खर्चे की तरफ जाएं गवर्नमेंट का, तो वो भी बड़ा है कि तकरीबन 50% जो है वो गवर्नमेंट का खर्चा इंटरेस्ट के अंदर जा रहा है, सूद की अदायगी के अंदर। ये सूद की अदायगी भी ये नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर कोई लेके जा रहा है, बल्कि 90% उसमें सूद की अदायगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने बैंक्स को कर रही है, और बैंक्स अपने खातेदारों को दे रहे हैं। तो पूरा टैक्स का सिस्टम रिग्ड हो गया है। गवर्नमेंट का जब पहला दिन शुरू होता है तो उसे कुछ पैसे जो है वो सूबों को देने होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, और जब वो सूद अदा कर देती है तो उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता, और फिर उसे हर चीज के लिए कर्जा लेना हो रहा होता है। तो फिर दूसरा हमारा सिस्टम मनी का सिस्टम है, जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि जब आप यानी जो प्राइवेट बैंकों से जब मनी लेते हैं तो उसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होता है। तो हम इन दोनों सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन को ठीक करने की बात हो रही है, और मनी और बैंकिंग के सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है। इसमें जो पहले जो मौजू है टैक्सेशन का सिस्टम, उसमें हम जो आप लोगों से लिखने को कह रहे हैं, वो हम ज़कात बेस्ड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। ज़कात का जो मतलब है वो हम कई कई जगहों पे हम बताते रहे कि ज़कात का मतलब ग्रोथ का है। एक तो खैर सफाई भी है, पाकिज़गी भी है, लेकिन ग्रोथ भी है। तो ग्रोथ में ये है कि इसमें ज़ाहिर है इसमें आखिरत में भी ग्रोथ होगी, हमारे अमाल भी में भी इजाफा होगा जो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आज जदीद इकोनॉमी बता रही है कि जब आप अमीर से गरीब को देते हैं तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, और उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं, उसके नतीजे के अंदर बाकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ज़कात बेस्ड टैक्सेशन से हम दो चीज़ें कह रहे हैं कि आप लोगों को लिखने को, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे कैसे होगी, ये आज जदीद इकोनॉमी बता रही है कि आपने अमीर से गरीब को दिया, उसने खर्च किया, और जैसे ही उसने खर्च किया उससे पूरी इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई। इसलिए कि इकोनॉमी जो है वो एक एक आदमी की तरह नहीं होती कि उसने कुछ कमाया, कुछ जो है वो बचा लिया। इकोनॉमी में जो आप खर्च करते हैं वो किसी की इनकम बनती है, और इस लिहाज से ये अहम तरीन चीज़ है कि अगर 40% लोग बेचारे खरीद नहीं पा रहे हों, तो फिर किस तरीके से जो है वो फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेंगी, कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो पहली बात तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़कात बेस्ड टैक्सेशन के से इकोनॉमिक ग्रोथ आए, और फिर दूसरा ये कि इससे पॉवर्टी का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो। इसको दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में तो 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो दुनिया के अंदर अमीर तरीन ममालिक है जैसे अमेरिका, वहाँ भी तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो फूड स्टैंड पे गुजारा कर रहे हैं। जबकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो लोगों का ख्याल था कि इतनी मशीनों में इजाफा हुआ, इतनी ईजादात हुई हैं कि अब सब लोगों को बुनियादी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज 150-200 साल के बाद भी हाल ये है कि ये प्रॉब्लम है। और इसका मकसद ये नहीं कि वसाइल की कमी है, मकसद ये है कि वजह यह है कि हमने अपने जो सिस्टम बना दिए हैं वो रिग्ड सिस्टम हो गए हैं, वो तबाह सिस्टम हो गए। तो पहली बात हम ज़कात बेस्ड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आप बताएं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इससे कैसे आएगी, कैसे खुशहाली होगी, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, और फिर दूसरी चीज़ है कि उससे पॉवर्टी का कैसे खात्मा होगा, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा अहम मसला है। इसलिए कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास आधी दुनिया की दौलत है। अमेरिका में जो तीन अमीर तरीन आदमी हैं, जो एक तीन टेक जाइंट्स के, मेटा का, टेस्ला का और अमेजोन का, उनकी सबके पास इंडिविजुअल दौलत इतनी है कि अमेरिका के आधे लोगों के बराबर है, यानी बॉटम हाफ 50% के, तकरीबन 20 करोड़ लोगों के बराबर है। तो दुनिया का ये बहुत बड़ा अहम मसला बन गया है, और हमारे पास एक नुस्खा कीमिया है, ना हम उस पर खुद अमल कर रहे हैं, ना लोगों को बता पा रहे हैं। तो पहला मौजू तो हमारा ये है कि जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि आप लोग लिखें और समझें, और ये बात हो कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ज़कात के निज़ाम में ये भी बताया है कि कहाँ से कलेक्शन करें। इसमें पैदावारी ज़कात है, जो उशर का निज़ाम है, वेल्थ पे ज़कात है। दुनिया भर में वेल्थ टैक्स नहीं है, और इस वक्त सबसे भी 20वीं सदी के अंदर जो सबसे बड़ी बुक लिखी गई है इकोनॉमिक्स, उसमें यही उन्होंने बताया है कि जी वर्ल्ड वाइड एक वेल्थ टैक्स होना चाहिए। तो पहला मौजूद तो ये है, इस पे हम चाहते हैं कि आप लोग लिखें, और इसके ऊपर जो है वो ये अहम तरीन चीज़ है। कुरान में जो है वो 40-50 दफ़ा बार बार ज़कात और नमाज का बार बार तस्करा किया गया है।
और अगर आप ये देखें तो मुसलमानों के जवाल की वजह जो अबू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उन्होंने ये बताई है कि कहते हैं कि मैं 30 साल इस बात पे गौर करता रहा हूँ कि मुसलमानों के जवाल की वजह ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने ज़कात के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। जबकि ज़कात का निज़ाम जो है वो अगर मुस्लिम गवर्नमेंट का कोई एक काम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को भेजा, तो उनसे कहा था कि ज़कात मीरों से लेना और गरीबों को देना। तो एक काम है तो वो ये काम है। ये आपकी हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी है, ये हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी है, और ये हमारी फिस्कल पॉलिसी भी है, क्योंकि ज़कात ये भी बता रही है कहाँ खर्च करना है। कि 8 हेड्स बताए गए हैं जिसमें फ़ुक़रा मसाकीन है। सबसे अहम काम गवर्नमेंट का होता है सोशल प्रोटेक्शन वो करना। फिर उसमें दिफ़ा का खर्चा भी शामिल है, फ़ी सबीलिल्लाह में आता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चीज़ें शामिल हैं जो इब्न सबील के अंदर हैं। तो उसमें पूरी डिटेल मौजूद है। फिर दूसरा मौजू हमारा बैंकिंग और मनी का है, क्योंकि अब देखें जब आप जो इस वक्त बैंक्स जो मनी क्रिएट कर रहे होते हैं फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग के थ्रू, वो हमने आपको पता है किस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल आप ये समझें कि पहले तो दुनिया में जो कारोबार हुआ करता था वो सिक्कों की सूरत में हुआ करता था। तो गुज़श्ता 300-400 सालों में ये हुआ कि सिक्के तो की जगह लोग सिक्के और सोना जो है वो लोग अपने बैंकों अपने सुनारों के पास रखवाते थे। सुनार जो है उस ज़माने के बैंकर रसीद इशू कर दिया करते थे, और उन रसीदों से कारोबार शुरू हो गया, ट्रांज़ैक्शन होने शुरू हो गई। तो उन बैंकर्स ने सोचा कि हम रसीदें ज़्यादा इशू कर दें, सिक्के 100 हैं, हम 200 रसीदें इशू कर दें। तो उस ज़माने में तो बड़ा फ्रॉड ये समझा गया कि ये क्या सिलसिला है, ये किस तरीके से हो रहा है। और दुनिया की गवर्नमेंट ने सब ने ये मना कर दिया कि भई जो कैश जो है वो सिर्फ़ सेंट्रल बैंक इश्यू किया करेगा। क्योंकि उससे जब लोग गए उनके पास सिक्के नहीं थे तो उनको भागना पड़ा, उन्हें जेल में जाना पड़ा, और साथ-साथ उससे इन्फ्लेशन भी होने लगा, महँगाई भी हो रही थी उसके साथ-साथ, उससे तबाही भी हो रही थी। तो ये सिलसिला जो है वो नोट्स की क्रिएशन का सिलसिला ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि लेकिन गुज़िश्ता 200 सालों में ये हुआ है कि नोट पे अब ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही है, बैंकों के नंबरों में हो रही हैं। और ये हमारा फ्रैक्शनल रिज़र्व सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न फॉर्म के रिबा का टाइप है, कि जैसे बैंक में जाके बैंक अपनी मर्ज़ी से पैसे क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर बैंक में जाके आप 1 लाख रुपए रखवाएँ, तो बैंक 5,000 रुपए उसको हिदायत होती है कि कुछ कैश रखे अपने पास, 5,000 स्टेट बैंक में रखे, सेंट्रल बैंक में, और 90,000 रुपए वो किसी को लोन दे देता है। जब वो लोन देता है तो वो मनी उनके अकाउंट में डालता है और मनी का साइज़ डबल हो जाता है। और फिर जिसने पैसे लोन लिया होता है उसने भी ज़ाहिर किसी मकसद के लिए लिया होता है, किसी को सैलरी दी, उसने दोबारा जाके बैंक में रखवाई 90,000 रुपए जो लोन, तो फिर बैंक ने ये किया कि 5,000 स्टेट बैंक में रखा और बकिया मनी लोन में दे दी। तो इस तरीके से जो बैंकिंग का सिस्टम है वो 5% अगर रिजर्व रेशियो हो तो वो तकरीबन 20 टाइम्स मनी क्रिएट कर देता है। तो इसमें हम ये बताने की इस दूसरा जो मौजू है उसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम 3 टारगेट्स ले रहे हैं। एक तो इससे पाकिस्तान का पूरा जो डोमेस्टिक कर्जा है वो खत्म हो जाए, फुल रिजर्व बैंकिंग या 100% रिजर्व बैंकिंग से। और ये किस तरह खत्म हो जाएगा कि बैंकों को हिदायत होगी कि अभी तुमने स्टेट बैंक में 5% रखा है, अब उन सुनारों की तरह जिनके पास सोना नहीं था, तुम्हारी यही पोजीशन है, तुम्हें सोना पूरा रखना है। सोना तो आज नहीं है, आज तो सॉवरेन करेंसी और सॉवरेन करेंसी की 2 ही सूरतें हैं, एक कैश है और एक जो है स्टेट बैंक में उनका अकाउंट है। तो कैश की ज़रूरत तो आजकल थोड़ी है, क्योंकि ज़्यादा कैश की ट्रांज़ैक्शन कम होती हैं, ज़्यादा बैंक की ट्रांज़ैक्शन होती है। बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शन मैं यहाँ बैठ के इस्लामाबाद बैठ के बाहर की पेमेंट कर सकता हूँ, अपने बच्चे की फ़ी पे कर सकता हूँ, जबकि कैश से आप नहीं कर सकते। तो 95% ट्रांज़ैक्शन इस वक़्त बैंकों के नंबरों से हो रही है। तो बैंकों को फुल रिज़र्व में हिदायत ये होगी कि पूरा सोना रखें। सोने का मतलब पूरा उनका स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए 100% या अगर 5% कैश रखा है तो 95%। अब 95% वो अपना अकाउंट कैसे इंक्रीज़ करेंगे? जो उनका स्टेट बैंक में डिपॉज़िट अकाउंट है या रिज़र्व अकाउंट है, जैसे हमारा जो डिपॉज़िट अकाउंट होता है, उनका बैंकों का स्टेट बैंक में रिज़र्व अकाउंट कहते हैं उसे। तो उसका उनके पास तरीका यही होगा कि कैश तो उनके पास नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, सुकूक हैं, ये सारा का सारा अमाउंट इफ़ेक्टिवली 100% रिज़र्व के साथ ये सारा शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे? स्टेट बैंक के पास। और स्टेट बैंक गवर्नमेंट की एक जेब है ज़ाहिर है। तो वो उसको चाहे तो उन बैंकों बॉन्ड्स को कैंसल कर दे, ज़ीरो रेट कर दे, तो पाकिस्तान का पूरा इससे कर्ज़ा खत्म हो रहा है, डोमेस्टिक कर्ज़ा। और ये बात मैं जब आपको बता रहा हूँ, ये कोई पोंज़ी स्कीम नहीं, इसपे कई लोगों, कई इकोनॉमिस्टों को, कई उनको नंबरों की सूरत में डिटेल में हम दिखा चुके हैं। और इसके बाद अभी आज तो हमारा पहला सेशन है, इसके बाद हम जब दोबारा सेशन करेंगे तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा कर्जा पाकिस्तान का स्टेट बैंक के पास आया, स्टेट बैंक गवर्नमेंट की एक जेब है, एक तरह से खत्म हो गया वो। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो खसारा हो रहा है, इतना बड़ा डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि डेफिसिट होता ही इसलिए है कि आपका पहला दिन शुरू होता है गवर्नमेंट का, उनको सूबों को 50-55% देना होता है, फिर उन्हें सूद देना होता है, उनका हाथ खाली हो जाता है और फिर वो हर चीज़ के लिए कर्जा लेना शुरू कर देते हैं।
तो जो कर्जा ले रहे होते हैं उस कर्जा से, मैंने आपको बताया कि वो बैंकों से कर्जा लेते हैं, वो नोट छापें या बैंकों से कर्जा लें, दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। इन्फ्लेशन ऑफ मनी जो होती है ना, महंगाई जो हम कहते हैं, महंगाई में इजाफा होता है और ये गरीब को बुरी तरीके से मारती है। पहले गरीबों से क्या हुआ कि पहले हमने गवर्नमेंट ने उनसे 18% हर चीज की परचेज पे ले लिया। तो टैक्स इसका काम ये होता है लोगों का फायदा करना, लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी करना। हमने उन्हीं गरीब लोगों की जेब से निकाल के 18% ले लिया। और फिर दूसरा, जब महंगाई हुई तो महंगाई भी सबसे ज्यादा नुकसान किनको पहुंचाती है? जिनके पास एसेट्स होंगे, जिनके पास जो है रियल एस्टेट है, कोई फाइनेंशियल एसेट है, सोना है, उनकी कीमतें बढ़ गई। लेकिन वो गरीब के जो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, उससे आपने फिर उसकी कुव्वत खरीद कम कर दी। तो तकरीबन पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में जो मनी का इजाफा हर साल होता है वो 15 से 20% होता है, यानी 15 से 20% महंगाई होगी आपकी, इसलिए कि अब गवर्नमेंट कर्जे लिए जा रही। तो अगर आपने हमने इस सिस्टम के थ्रू कर्जे खत्म किए, उसके नतीजे में डेफिसिट खत्म हुआ, तो उसके नतीजे में महंगाई खत्म होगी जो बुरी तरीके से गरीबों को मार रही है। तो ये दो मौजूआत की आज मैंने सारा ब्रीफ सा रखा है आपके सामने। इसमें डिटेल प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ जगहों पे दी हुई, तो मैंने सोचा कि आज हम डिटेल में ना जाएं, सिर्फ ब्रीफ रखें और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लें, और फिर हम अगले सेशन में इन चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे कि टैक्सेशन का, जैसे ग्रोथ पे कैसे ये जो ज़कात जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे इजाफा होगा, उससे इन्वेस्टमेंट में कैसे इजाफा होगा, गुर्बत कैसे खत्म होगी। तो इन मौजूआत पे हम अलग अलग भी बात करेंगे। इसी तरीके से मनी और बैंकिंग के थ्रू जब रियल मानों में हम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पे जाएंगे, जो फुल रिजर्व बैंकिंग है, जिसमें पूरा सोना अपने पास रखना है या पूरा फॉरेन करेंसी रखनी है, तो उससे कर्जे कैसे खत्म होंगे, हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। उससे हम गवर्नमेंट के खसारे कैसे खत्म करेंगे, ताकि आप लोगों को लिखने में ज्यादा से ज्यादा मदद हो इसके अंदर। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हमने बहुत सारी जगहों पे जो है वो पॉडकास्ट वगैरह भी की हैं। इसमें हम मटेरियल भी दिखा रहे हैं लोगों को, जो न्यूज़ के अंदर एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यानी अब मैं अपनी बात समराइज करता हूं। देखें, पाकिस्तान के जो दो बड़े मसले हैं, पहला बड़ा मसला एक वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और ये करोड़ों लोगों की का मसला है, जिंदगी और मौत का मसला है। एक इंतहाई गैर इंसानी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और ये मामला सिर्फ उन 40% लोगों के तक नहीं है, उनसे ऊपर के 40% लोगों को भी उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी वजह से माशी एक्टिविटी नहीं है, तो जॉब नहीं है, इनसिक्योरिटी है। कोई एक बड़ा हादसा, कोई एक बड़ा बीमारी उनको रोड पे ला सकती है, और वो परेशान है क्योंकि वो इतना नहीं कमा पा रहे कि जिससे वो अपना अपना इज्जतमंदाना तरीके से अपना गुजारा कर सके। तो ये दोनों चीजें जो बड़े मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये दो बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से और सारे मसाइल हो रहे हैं। और इनकी वजह दो बड़े सिस्टम हैं। एक हमारा टैक्स का सिस्टम है, क्योंकि वो ले गरीबों से रहा है और खर्च इंटरेस्ट में कर रहा है, और इसलिए वो रेट सिस्टम हो गया है और तबाही फैला रहा है। एक तरफ महंगाई फैलाता है, एक तरफ जो है वो गुर्बत कर रहा होता है। दूसरा हमारा मनी का सिस्टम है, जो फिएट करेंसी सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खसारा जो है वो बैंकों से कर्जा लेके कर रही है, तो उसकी वजह से फिर महंगाई हो रही है, और उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी भी हो रही है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो जब अपनी मनी क्रिएट करते हैं तो उससे तीन चार काम होते हैं। महंगाई होती है, उससे कर्जों में इजाफा होता है। इस सब पाकिस्तान, दुनिया में तो खैर कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, पाकिस्तान में इंडिविजुअल कर्जे तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का मैंने बताया कि इतना बड़ा कर्जा है कि उनके पास कुछ नहीं बचता उसके बाद। तो ये दो बड़े सिस्टम हमारे रिलेक्ट हो गए हैं, और इन दोनों सिस्टम्स के लिए अल्लाह ताला ने एक इल्हामी वो यानी सोल्यूशन बताए। एक ज़कात का निज़ाम, जिसका एक दफ़ा कुरान में तज़किरा नहीं किया है, 50 से ऊपर दफ़ा तज़किरा, हर जगह नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा है। और यही बताया गया है कि मुस्लिम गवर्नमेंट का अगर एक काम है कि अगर हम इनको इक़्तिदार देंगे तो ये नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे। तो एक ज़कात का निज़ाम है, जो आपका टैक्स का सिस्टम है, जिसे आप क्योंकि कहाँ से कलेक्ट करना है अल्लाह ताला बता रहा है कि वेल्थ पे 2.5% है, पैदावार के ऊपर 5% है, और अगर जो है वो उसमें यानी 10 और 5% है। और इसी तरीके से जो दूसरा निज़ाम अल्लाह ताला ने बताया है, जिसे हम मॉनेटरी वो कहते हैं कि जी रिबा का खात्मा। तो रिबा का खात्मा जो है वो रियल मानों में क्या है कि बैंकों को जो मनी क्रिएशन की पावर है वो खत्म हो, उसके नतीजे में फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर सकेंगे। अभी हम बैंकों से ये कहें कि भाई आप प्रॉफिट लॉस पे वो नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास मनी जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस से पड़ी हुई है, आप शाम को निकाल लें जाके। और वो रिस्क फ्री भी है, वो कोई ये नहीं कहता कि मेरे मनी पे आप ऐसा काम करें कि जो नुकसान हो। तो बैंक फिर क्या करते हैं कि उनके पास क्या, चाहे इस्लामिक बैंक्स हो, नॉर्मल बैंक्स हो, वो यही करते हैं कि फिर उनके पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि गवर्नमेंट को सुकूक की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में दें, ताकि जब चाहे वो इनकैश करा सकें। तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते वो। तो ये फुल रिजर्व बैंकिंग के नतीजे के अंदर क्या होगा कि वो बैंकिंग का जो असल जड़ है खराबी की, वो हल हो जाएगी।
और इस पे पहली, क्योंकि ये दोनों बातें मेन स्ट्रीम में नहीं है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि ज़कात जो है वो सिर्फ एक इनफरादी है, हालांकि ये मुस्लिम गवर्नमेंट का सबसे अगर एक काम है जिस पे मुस्लिम गवर्नमेंट की रियासत खड़ी हुई है, इमारत खड़ी हुई है, वो ज़कात का निज़ाम है। तो एक ये अल्लाह ताला ने सोल्यूशन दिया और एक इंटरेस्ट फ्री दिया। तो इन दोनों चीज़ों पे हम कह रहे हैं कि आप लोग लिखें, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रीराइट करने की कोशिश है। और इनाम तो शायद कुछ लोगों को मिले, जो हमने इनाम भी बड़े अच्छे रखे हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन ये कि आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी लिखने के नतीजे में। और इस पे जो अभी फर्दर सेशन होंगे कि जो जो आपको असल जो गड़बड़ की जड़ है, जो सिस्टम की खराबियां हैं, वो मालूम हो जाएंगी। तो आज तो हम मुख्तसर सी बात करते हैं, फिर अगर आपके क्वेश्चन हैं तो वो ले लेते हैं। आर्टिकल के हवाले से मैं आपको बता दूं मैं कि आर्टिकल पे हमने कोई वो नहीं रखी है, बहुत मिनिमम कंडीशन है, 1500 वर्ड्स के ऊपर है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम अभी मैं देख रहा था कि 700-800 लोगों ने रजिस्टर करवा दिया है, मगर अभी सबमिट 70-80 लोगों ने किया है। तो मैं अस्सलाम चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वालेकुम। लोग सबमिट करें इसके ऊपर, और हम इसकी और भी थोड़ी सी अशात करें। सो अभी हमने सोशल मीडिया पे इतना नहीं किया, वो भी करेंगे ताकि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह फिर हम एक ऐसे, यानी इस इवेंट के थ्रू, क्योंकि हम एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं कि चाहे चीज़ें, यानी निज़ामों को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं साहिब इक़्तिदार लोगों के सामने, सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि उन तालिब इल्मों को किया जाए जिनको आगे मुस्तकबिल संभालना है। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें आज समझ में आ गई कि ये जो मनी का सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, टैक्स का सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्यों ये गुर्बत हो रही है, क्यों इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों लोग इसकी वजह से मायूस हैं, तो ये किसी भी चीज़ को ठीक करने में आगाही पहला कदम होता है। जब आगाह हो जाता है आदमी, असल चीज़ पता चल जाती है, फसाद की जड़ पता चल जाती है, तो फिर उसको हल करने का मौका होता है। तो इस पे हम इंशाल्लाह अगले सेशन में डिटेल में बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे कोशिश करेंगे हफ्ते में एक आध हम करें। उसमें हम ज़कात के ग्रोथ पे इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट, उस पे भी डिटेल में बात करेंगे। बैंकिंग के ऊपर भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो अब मैंने फ्लोर इज़ ओपन आपके क्वेश्चंस के लिए, तो जो भी सवाल करना चाहें वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। फहद, आप जिनको जो भी करना चाह रहे हैं उनके माइक ओपन कर दें या चाहें अस्सलाम तो वालेकुम। आप अपना हाथ रेस कर लें और फिर माइक ओपन कर दें। लिख के भी कर सकते हैं, फाद मुझे पढ़ के सुना देंगे अगर लिख के करना है तो। अच्छा गाइस, बच्चों आप लोगों ने एक चीज मेक श्योर करें कि अपने अपने माइक म्यूट कर दें जो नहीं अभी इस वक्त बोल रहे। जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो 1 बाय 1 अपने माइक ऑन करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछें, तो फिर ये बेहतर होगा कि हमें कम्युनिकेशन भी सही होगी। तो काइंडली आप लोग ना जो जिनके माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें काइंडली, और फिर आप लोग शुरू कर लें। मेरा ये ख्याल एक है बच्चे का माइक ये फहद, आप सबके सबके म्यूट कर दें और जिसका हाथ रेस करे सिर्फ उसका करें, ताकि बात समझ में आए। मेरा ख्याल है कि हाथ रेस कर लें, उनका ओपन कर दें, किस तरह से बेहतर रहेगा। अब खैर उन्होंने बंद कर दिया जिन जिन से आपको आ रहा था। जी जी, हाँ जी, या 1 मेरा बाय ख्याल 1 है आप जिसका लोग जिसका जिसका क्वेश्चन है ना, सिर्फ वो ओपन करे और फिर वो अनम्यूट कर दे, ताकि बकिया फिर डिस्टरबेंस ना हो। जी 1 बाय 1 प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लिख के भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी खवातीन हैं, लोग हैं जो चाह रहे होंगे शायद वो ना करना चाहें, तो वो लिख के भी करें। फहद मुझे पढ़ के सुना देगा। जी जी। सर आपसे पूछना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान से गुर्बत का जो खात्मा है वो कैसे पॉसिबल है? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टोटल गरीब फैमिलीज हैं, यानी 10 करोड़ लोग हैं गरीब, जिनको आप ऑफिशियल समझते हैं कि ये बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, खाना, इनके पास रहने की बेहतर। तो ये 10 करोड़ लोगों का मतलब है तकरीबन 14 मिलियन फैमिलीज, 8 से 10 करोड़ लोग। तो ज़कात अगर आज हम वेल्थ के ऊपर लगाएं, देखें ज़कात की पहली किस्म है वेल्थ के ऊपर, सारी दौलत के ऊपर। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर वेल्थ पे लगाएं तो तकरीबन 2.5 से 3 ट्रिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। और उससे हर गरीब फैमिली को अगर आप डिवाइड करें तो हर गरीब फैमिली को महीने के 25,000 रुपये मिल सकते हैं। तो जो बेसिक गुर्बत है, 25,000 रुपये मिलने का मतलब है कुछ काम उनका हो जाएगा, लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कि यानी 25,000 रुपये भी कम है। और दूसरा जो ज़कात की किस्म है वो पैदावारी ज़कात है। पैदावारी जिसे हम उशर कहते हैं, ये ज़कात की एक किस्म है और ये पैदावार पे लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में सिर्फ 4 फसलों का नाम लिया था।
उस जमाने की जो फसलें जो थी, जो खजूर, गेहूं, और तो वो उसके बाद हमारे जो फुकहा नहीं, क्योंकि कुरान में जनरल जब आप पढ़े जाके तो साफ लिखा है कि मुसलमानों की दौलत पे भी अल्लाह ताला का हक है ज़कात का, मुसलमानों की वेल्थ के ऊपर भी है। तो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी जो हमारे जलीलुल कदर अइम्मा थे, उन्होंने उसको सारी एग्रीकल्चर पे एक्सटेंड किया। तो इसका मतलब ये है कि हर किस्म की दौलत के ऊपर हर, तो आज पिछले 100 सालों में जिन्होंने ज़कात पे इज्तिहाद किया है, खास तौर में उसमें सबसे बड़ा नाम यूसुफ करज़ावी साहब का है, और बहुत सारे लोग हैं। उनका इसमें व्यू यही है कि जो जितनी भी किस्म की पैदावार हो रही है आज, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर तो बहुत कम रह गया है, यानी पहले आज से 100 साल पहले तकरीबन 80% हुआ करता था, आज वो एग्रीकल्चर जो है 10% रह गया है। तो आज क्या बड़ी चीजें क्या हैं? आज बड़ी चीज है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट। तो इन पे अगर ज़कात की एप्लीकेशन तो होगी, जाहिर है, जिस तरह से इम्मा ने किया था, तो आज एप्लीकेशन आप करेंगे। तो सेल्स टैक्स जैसे जालिमाना निज़ाम को आप ख़त्म करके अगर पैदावारी ज़कात इन सब चीज़ों पे लगाएं, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि 2 एकड़ के किसान वाले को जो है जो उसको उसको तो आप जो है वो उस पे तो आप ज़कात अप्लाई करें, लेकिन एक बहुत बड़े कारखाने वाले को ना देना पड़े। तो अगर ये हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर पे सब पे करें और ये ज़ालिमाना सियासत का निज़ाम ख़त्म करें, तो हर गरीब फैमिली को इस तकरीबन यानी जितने पैसे जमा हो सकते हैं, हर गरीब फैमिली जो पाकिस्तान में, उसमें इसको 50,000 रुपए तक के लेके जा सकते हैं। और फिर ज़ाहिर जब आप 50,000 रुपए दें एक फैमिली को, तो सिर्फ ये नहीं कि आप दे दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, उन्होंने पैसे मांगे, तो आपने उनको कहा, कुल्हाड़ी पे दस्ता लगा के दिया कि तुम जाए काम करो। आज ये तो नहीं हो सकता कुल्हाड़ी दे दें, और क्योंकि ज़मीन और सब ये चीज़ें ये तो महदूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे काम दे सकती है इनको। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि बेशुमार काम करने के पड़े हुए हैं, लाखों हर तरफ जाके देखें काम करने को पड़े हुए हैं, और एक तरफ लाखों लोग बेरोजगार हैं। तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है कि रियल रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके पास, और रियल काम नहीं करवा पा रहा। तो ये सबसे खराब सिस्टम होता है कि जी आपके पास रिसोर्स मौजूद है मगर वो बेकार बैठा हुआ है। तो अगर हम ये ज़कात का ट्रू मानों में निज़ाम कायम करें, पहले वेल्थ पे ज़कात हो, फिर सेल्स टैक्स का खात्मा हो के पैदावारी ज़कात हो, जिस और उसमें लोगों तो पूरी गुर्बत पाकिस्तान की, सिर्फ यानी ये हम नंबरों में तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने यकीन दिलाया कि ज़मीन, और जब बस्ती वाले ईमान और तकवा के रवैया इख्तियार करेंगे तो ज़मीन आसमान से रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को जगह बना के भेजा था हाकिम, तो वहाँ कुछ साल 2 साल के बाद वहाँ पे ज़कात लेने वाले नहीं थे। तो ये तो हम नंबरों से बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो हम नंबरों से बता देंगे वेल्थ पे इतना जमा होगा, सेल्स टैक्स खत्म होगा तो इससे ये होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहेगी कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करके पैदावारी ज़कात लगाएंगे, तो ज़ाहिर है गरीबों का ज़कात उसमें ज़्यादा है। ज़कात में वैसे 8 हेड्स हैं, उसमें दिफा भी है, उसके अंदर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, आमिलीन ज़कात, उसके अंदर इंफ्रास्ट्र वो भी है, इब्न सबील रास्ते, और होमलेस लोग। लेकिन ये कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो कहेंगे हम तो सेल्स टैक्स से वसूल कर रहे हैं। तो उसमें हमारा दूसरा मौजू इन्वॉल्व होता है कि अगर आप फुल रिजर्व इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पे जाएं, तो जो 6,000 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? कि वो सारा का सारा कर्जा जो हम समझ रहे हैं कि कर्जा जो है वो IMF लेके से लिया हुआ है हमने, या ये कर्जा जो है हमने वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो 90% गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो ना IMF को जाता है, ना चाइना को, ना सऊदी अरब को, वो हमारे बैंकों को जाता है। बैंकों में हमने पैसे रखवाए हुए हैं और वो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर ये पूरा डोमेस्टिक डेट खत्म हो जाता है, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा भी खत्म हो जाता है। तो हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं, ज़कात के नतीजे में गुर्बत का खात्मा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए है कि जैसे ही आप गरीबों को पैसे डालेंगे, देखिए हम तो बड़ी कंपनियों में जॉब कर चुके हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी कस्टमर्स का इजाफा। हमारे 40% लोग तो बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे। तो आज अगर आप कस्टमर्स में इजाफा हो, तो आप सोचें कंपनियों में कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कितनी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, और कितने लोगों को हमारी इस वक्त पूरी इकोनॉमी ना, हम ये कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी 2.5% से ग्रो कर रही है, चाइना और इंडिया जो है वो 7-8% से ग्रो कर रहे हैं, हमारे तो बेचारे 40% लोग खरीद ही नहीं पा रहे। तो अगर हमने उनको उनकी बुनियादी जरूरत पूरी कर ली, उनको काम पे लगा दिया, तो हम पूरी गुर्बत क्या खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकते हैं। इस पे आपको लिखना है और इस पे आपको वो करनी है। देखिए इकोनॉमिक्स तो बड़े क्लियर हैं, मैंने आपको बताया ना, ज़कात का जो ग्रोथ का मतलब है, वो ग्रोथ का मतलब वैसे तो हम बिल्कुल कहते हैं आखिरत में अजर है, बिल्कुल उसमें आपका बिजनेस जिसका काम कर रहे हैं उसमें भी अल्लाह ताला बरकत देगा, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। जिसे दुनिया में कहा जाता है, सारे इकोनॉमिक्स लगे होते हैं कि डिमांड इंक्रीज करें। डिमांड इंक्रीज करने के लिए, ताकि डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, सप्लाई भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी। डिमांड इंक्रीज करने का दुनिया में तरीका ये सोचा हुआ है कि वो इंटरेस्ट रेट कम करके वो कहते हैं लोन लो और खर्च करो। इस्लाम में रिबा पे
इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेना है। इस्लाम में आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अमीर से गरीब की तरफ। जब आप गरीब को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दुनिया में इनवेरिएबली जहां भी सर्वेज हुए हैं, जब उन लोगों को पैसा दिया गया, वैसे तो आप उनसे काम भी करवाएं, लेकिन अगर जहां भी पैसा दिया गया है वहां उनके बच्चों ने तालीम, सेहत, हर जगह बेहतर परफॉर्म किया। ये अर्जेंटीना से लेके इंडिया तक जो आप सर्वेज देख लें, जब पैसा उनको दिया गया उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। और दूसरी साइड से जाहिर है आपने उन लोगों को यूजफुल कामों में लगा दी तो सप्लाई सप्लाई भी बढ़ जाएगी आपकी। दो चीजें होती है ना, इकोनॉमी की दो साइड होती है, एक डिमांड एक सप्लाई। पैसे दिए आपने, डिमांड बढ़ा दी, उन लोगों को काम पे लगा दिया आपने, सप्लाई बढ़ा दी, तो आपकी पूरी इकोनॉमी अगले लेवल पे आ जाएगी, नेक्स्ट लेवल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि ये आपने जो भी आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है उसमें, तो सर ये डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि क्योंकि बीइंग ए रिसर्चर मैं बात कर रहा हूँ कि सर एक होता है प्राइमरी डाटा, एक है सेकेंडरी डाटा। अब क्योंकि ये आपने रिसेंटली टॉपिक जो है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है और मैं भी इस पर इंशाल्लाह काम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, स्टार्ट किया मैंने। तो लेकिन सर इसमें प्राइमरी डाटा हमें चाहिए होगा या सेकेंडरी डाटा चाहिए होगा? प्राइमरी डाटा सर ये है कि हम क्वेश्चनर बनाएं, उसके बाद क्या नाम है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाद वहां से डाटा करें, फिर उसके ऊपर SPSS करें, PPLS ऐसे जो है टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह यूज करने के बाद वहां से आउटपुट जनरेट करके उसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग वगैरह लगा के ये चीजें अप्लाई करें, या ऑलरेडी इसके पर्सपेक्टिव में आपने कोई डाटा आपकी तरफ से जो है वो जो पब्लिश्ड है या कुछ है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकेगा? जज़ाकल्लाह सर, देखिए, थैंक इसमें यू। अक्सर लोगों का ये ख्याल हमसे पूछते थे कि ये रिसर्च आर्टिकल लिखवाएं या एक नॉर्मल, एक जो अखबारात में पब्लिश होते हैं उस तरह के लिखवाएं जिसमें रेफरेंसेस तो हों लेकिन इतना टेक्निकल चीज़ ना हो। इसमें हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए हमने इसमें कंडीशन नहीं ये लगाई कि इतनी आप मतलब आप बिल्कुल टेक्निकल तरीके से जाएं। हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें पढ़ें। बाद लोग, बाद इसमें उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो हमने हर, यानी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो फाइनेंस के लोग भी हैं, उनको बहुत से लोगों को इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होती, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के भी लोग हैं, थोड़ा बहुत ज़कात पढ़ते हैं वो। बहुत से लोग जो हैं वो दोनों साइड के नहीं हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वो भी लिखना चाह रहे हैं। तो हम इसमें इस आर्टिकल राइटिंग का मकसद मेनली आगाही है, लोगों तक बात पहुंचे। तो इसमें हमने कोई कंडीशन भी नहीं लगाई। अलबत्ता हम जब इसको जब आ जाएंगे ये तो सारे आर्टिकल, तो उस लिहाज से फिर हम कुछ प्रोफेसर की कमेटी बनाएंगे जिसमें हम ये फिर उनको देंगे। तो आप अपना देखें, इसमें हम दो चीज़ें कर रहे हैं। जो लिखेंगे उनको एक तो हम सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड करेंगे, वो एक उनके लिए होगा कि प्राइस के उन्होंने आर्टिकल में पार्टिसिपेट किया। दूसरा फिर हम उनके साथ ये करेंगे कि जो अच्छे आर्टिकल होंगे उनको कोशिश करेंगे पब्लिश कर दें, कि IPS हमारे साथ पार्टनरशिप में है, कोई और मिल जाएगा तो उसके साथ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा प्राइमरी टारगेट ये नहीं है। हमारा प्राइमरी टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो तो हमने इसमें कंडीशन नहीं लगाई हुई है। तो आप इस पर रखें, जज़ाकल्लाह, अपने लिहाज बहुत से जो शुक्रिया आपको सर। बेहतर लगे वो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना ही चाह रहा था, एक और चीज़ वही पूछना चाह रहा था कि उम्मीद होगी शायद आपको मेरी मेरी भी स्लाइड मिल गई होगी, जो मैंने आपको फॉरवर्ड की है शायद, तो आपने शायद नहीं, देखी होगी मेरी भी। नहीं, मैंने अभी देख नहीं सका हूँ। आप मुझे आप सवाल कर लीजिए, जो भी सवाल है मैं देख लूंगा बाद में इंशाल्लाह। बताइए। तो मेरी जो स्लाइड थी उसमें था ज़कात से किस तरह से उसकी आगाही हो सकती है, तो मैंने भी स्लाइड एक बनाई थी, जिसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें अपडेट की नहीं, नहीं, थी, तो अभी आप अभी 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 सर ये पूछ लें, कोई आपको हमारी जो प्रेजेंटेशन या आर्टिकल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे बाद में कर लीजिएगा, तो हम स्लाइड मैं देख लूंगा तो जवाब दे दूंगा। कोई और सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर हम लोग रिबा की बात करें तो उसकी रिबा की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? देखिए, रिबा की डेफिनेशन जो है वो स्ट्रक्चर, यानी आप पूरी तारीख में देखें, मनी पे मनी। ठीक है, आपने मनी के तिजारत नहीं कर रहे, आप किसी को मनी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उस पर पैसा जायद ले रहे हैं, ये रिबा है। ठीक है, अब ये कि ये तो रिबा की वो हो गई। अब होता यह है कि बाज़ जगहों पे आप एक्चुअली तो मनी पे एक्सेस ही ले रहे होते हैं, लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चर ऐसे कर देते हैं कि वो लगता है कि ट्रेड है लेकिन एक्चुअल वो नहीं होता। तो इस्लाम जो है या अल्लाह ताला नियत या सब्सटेंस देखता है, देखेगा। तो हमें एक तो ये है, और दूसरा हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मॉडर्न दुनिया के अंदर, यानी इस वक्त जो इकोनॉमी हो रही है उसमें जो है वो जो मनी का सिस्टम ऐसे हो गया है कि पहले ज़माने में तो सिक्के हुआ करते थे, सिक्कों पे सिक्के ले लिए। आज बैंकों को ये पावर मिल गई है कि वो मनी क्रिएट कर सके।
आपने, मैंने बताया ना, बैंक में आपने लाख रुपए रखवाए, बैंक 5,000 अपने पास रखता है, 95,000 किसी को लोन दे देता है। नई मनी, फ्रेश मनी, पावरफुल मनी जनरेट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम, जिसमें आप हवा में मनी क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ 10% एक्सेस नहीं ले रहे, पूरा 95 एक्सेस क्रिएट होता है। ये मॉडर्न फॉर्म में है, जो जिसमें ज़रर भी है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन हो रही है, इसकी वजह से कर्जे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी बिल्कुल रोलर कोस्टर में चल रही है। जब अच्छे हालात होते हैं पंप होती है, फिर बस्ट होती है। तो ये जो फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, इस पे हम चाहते हैं खास तौर पे आप लोग लिखें, क्योंकि ये मॉडर्न फॉर्म की चीज़ है। आज दुनिया में इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो तकरीबन महंगाई के आसपास ही है, लेकिन ये जो पूरी हर तरह के इस वक्त यूरोप और अमेरिका के अंदर तो यानी हर चीज़ इंटरेस्ट रेट के साथ कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स के लोन, गाड़ियाँ, मकान 30-30 साल के लिए, हर चीज़ कनेक्टेड है ना। तो 1% भी इंटरेस्ट रेट जब उस और 1% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बहुत परेशान होते हैं वो लोग। तो ये रिबा का एक तो ट्रेडिशनल है, वो तो ट्रेडिशनल बड़ा क्लियर है कि मनी पे मनी करना, मनी का कारोबार। और आज बैंक जो है ना, मनी का कारोबार ही नहीं कर रहे, वो हवा में मनी क्रिएट भी कर रहे हैं, जिसे मैजिक मनी, आउट ऑफ थिन एयर कहेंगे, मनी क्रिएट कर रहे हैं। जी अगला क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा ना वो पूछ लीजिएगा, बकिया, ताकि सबको मौका मिल जाए। हम कोशिश करेंगे बस 10-15 मिनट में इंशाल्लाह इसको ऑफ कर दें। हम इसको 1-1 घंटे के सेशन ही किया करेंगे, ताकि उसमें आधा घंटा बात कर ली, आधा घंटा आपसे पार्टिसिपेशन ले ली। अच्छा ये बताएंगे, ये टाइम आपके लिए सही है? हफ्ते को 3 बजे इतवार को रखें अगली दफा? सर मैं इस पे पोल करा लेंगे अगली दफा, फिर उसके लास्ट से कर लेंगे, हफ्ता या इतवार जो भी जो बेहतर होगा। जी बताइए, क्वेश्चन पूछ लें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो 2 टॉपिक्स बताए माशाल्लाह बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, पर अगर आप ये बता दें इसके लिए हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा? और दूसरा ये कि क्या हम इसको रेफरेंस बेस्ड आर्टिकल लिखें? और ये जो डेट है मुझे ऐसे लग रहा है सर कि ये बहुत करीब है, अगर इसको कुछ एक्सटेंड कर दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसकी हमने डेट अभी एक्सटेंड कर दी, क्योंकि हम ना इसमें यूनिवर्सिटीज में जाके सेमिनार्स कर रहे थे। तो कुछ यूनिवर्सिटी में तो हो गया 25-30 यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो वही बात थी कि जो अभी जिनमें आजकल कर रहे हैं वो यही कह रहे थे कि टाइम हमें चाहिए, तो हमने इसको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। अब और उसमें उसकी वजह ये भी थी कि हमें इसके क्लोजिंग सेमिनार था वो तकरीबन स्प्रिंग में करने थे, तो हमारे पास टाइम थोड़ा था भी। तो जो क्लोजिंग सेमिनार नहीं होने, जो रिफा के अंदर और हमदर्द वगैरह में जो हमने रखे हैं, कराची में, लाहौर में, यूएमटी में, तो उसके लिए भी हमने ये सोचा कि फिर हम इसको थोड़ा बहुत टाइम है और हम कर लें, तो इसके लिए आपको 1 महीना एक्सटेंड कर दिया अभी हमने। लेकिन आप लोग कोशिश करें जितनी जल्दी सबमिट कर दें उतना अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल क्या था? कि सर इसके लिए हमें मटेरियल रिसर्च कहाँ बेस्ड। से? मैंने इसका रिसर्च बेस्ड का जवाब दिया। मैंने कहा कि देखिए इस वक्त हम ज़्यादा से लोग पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं लोगों को, तो जो लोग, हो सकता है कोई अखबारी अंदाज में लिखे, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक भी दोनों तरह लिखी जाती हैं। एक होती है जैसे बहुत डाटा होता है, एक में कुछ नहीं होता, सिंपल आप बात कर रहे होते हैं, और बाद का सादा बात में ज़्यादा असर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल सादा तरीके से लिखें जो लोग, और उसके अंदर कुछ ना कुछ निर्धारित, कुछ ना कुछ तो आप रेफरेंस करते हैं चीज़ों को। लेकिन और एक तरीका होता है रिसर्च पे, जिसमें हर चीज़ की आप वो दे रहे होते हैं। तो हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके सर, जी मैं अगला ये सवाल। पूछ रहा जी कि जी। ये हम लिखेंगे ना, इसके लिए हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा? यानी कौन सी बुक हम? हाँ देखिए, मटेरियल जो है ना, कुछ तो मैंने, अब ऐसा करूंगा कि मैं इतना इस साइड जो हमारा ग्रुप है ना, इसमें कुछ थोड़ा डाल भी दूंगा। एक मैंने न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा था फुल रिजर्व बैंकिंग पे, और कुछ उसमें बुक्स के नाम भी दे देता हूँ। देखिए ज़कात पे तो आपको बहुत मिल जाएगा, और ज़कात में आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, ज़कात से इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये इंटरनेट पर डालेंगे, मैं आपको चीज़ें को शेयर भी कर दूंगा उसके ऊपर। इसी तरीके ज़कात से पॉवर्टी का खात्मा, ये 2 चीज़ें हैं ना जो हम टारगेट कर रहे हैं। और ज़कात का खर्चा कहाँ होगा, ज़कात की कलेक्शन कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो कुछ चीज़ें हम मटेरियल कर देंगे, और कुछ आप जाके देखिए, मैं तो आपको रेफरेंस कर दूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे आप जाके गूगल पे देखें तो एक समंदर है यार मालूमात का। हम जब छोटे थे ना तो हमें किताब चाहिए होती थी, आजकल तो भाई आप जो चीज़ आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। तो मैं आपके साथ कुछ कर दूंगा शेयर, लेकिन आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल। ओके सर, और एक ये पूछना हाँ, ये हमें वर्ड एक खातून पूछ रही है, उनसे पूछ लेते हैं। आप मेरे ख्याल जिनके सवाल हो गए, जिनके जिनके नहीं हुए वो जरा उनको प्रेफरेंस दे लेते हैं। जी जी बोलिए। अस्सलाम सर, मेरा वालेकुम आपसे अस्सलाम। सवाल है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि हाउ कैन पाकिस्तान प्रैक्टिकली ट्रांजिशन फ्रॉम अ हैवी टैक्स सिस्टम टू अ ज़कात इंटीग्रेटेड मॉडल विदाउट डी एस्टैब्लिशिंग रेवेन्यू इन द शॉर्ट टर्म?
अच्छा देखिए, इसमें बड़ा मैं आपको 3-4 स्टेप्स में बताता हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि वेल्थ के ऊपर जो है ना ज़कात है, जिसपे तकरीबन यानी उसपे तकरीबन इत्तेफ़ाक है वेल्थ के ऊपर ना। तो वेल्थ के ऊपर ज़कात का मतलब ये है कि आप वेल्थ पे तो गवर्नमेंट दुनिया भर में कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, और ये सबसे अहम इसलिए कि मैंने बताया कि दुनिया में इस वक़्त दौलत बड़ी तेज़ी से कंसंट्रेट हो गई है। 40 लाख लोगों के पास 3.5 बिलियन लोगों के बराबर की दौलत मौजूद है सब दुनिया में। और अमेरिका के 3 लोगों के नाम बताए मैंने आपको, 3 लोगों के पास, हर इंडिविजुअल के पास इतनी दौलत है, अमेरिका जैसा अमीर तरीन मुल्क की आधे बॉटम के बराबर की दौलत है। तो अगर आपने वेल्थ के ऊपर ज़कात लगाई तो आपने हर गरीब फैमिली को आप 25,000 रुपए महीने के दे सकते हैं। इसकी पूरी कैलकुलेशन अगर आप जाएंगे, डॉक्टर सलमान शेख है मलेशिया, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करते रहते हैं वो आप जाके देख सकते हैं, खुद भी और भी रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं। तो ये तो इस पे तो कोई वो नहीं है ना, ये तो एक्स्ट्रा एक चीज़ है, अमीरों से लिया जा रहा है, और ये ज़ाहिर है किसी गुर्बत किसी माशी एक्टिविटी को भी हर्ट नहीं करती, इसलिए कि वेल्थ पे लग रहा है। फिर दूसरी बात ये पॉइंट ये है कि फिर वेल्थ पे ज़कात नहीं है, ज़कात का एक बहुत बड़ा पोर्शन पैदावार के ऊपर है, उशर जिसे कहते हैं, है ज़कात ही, नाम उसका 10 है, और उसमें अगर मेहनत खर्च हो रही है तो 5%, निस्फ़ उशर है। तो दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आप सेल्स टैक्स का खात्मा करके आप उशर का टैक्स लगाएं, जिससे आप पूरा बकिया जो ज़कात के हेड हैं गुर्बत का, उसमें दिफा भी होगा, उसमें और चीज़ें भी होंगी, सारे काम होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल ये कह सकती है कि भाई हमारा सेल्स टैक्स है तो हमारा कोई गुजारा होता था, आपने सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। हमने कहा ये तो बहुत ज़ालिमाना निज़ाम है, इससे महंगाई हो रही है, इससे गुर्बत हो रही है। तो गवर्नमेंट का उसके साथ-साथ हम फुल रिज़र्व बैंकिंग से पूरा खर्चा भी, सबसे बड़ा खर्चा भी खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसमें गवर्नमेंट का 100 रुपए अगर वो कमाती है तो 45 रुपए सूद में जाता है। कितना? 45 रुपए। इतनी बड़ी रकम है ये कि दिफा के मुकाबले में ये 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि दिफा में 15% खर्च है। गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर के मुकाबले में ये 7 गुना ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना खर्चा 7% है टोटल टैक्स का। तो ये जो 45% है, ये कहाँ जा रहा है? ये कोई बाहर नहीं जा रहा। इसमें से 90% यानी 40% लोकल कर्ज़ों के ऊपर है। तो अगर आज आप इस सिस्टम को चेंज करें, फुल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम, और ये मैं कोई पॉन्ज़ी स्कीम नहीं बता रहा, दुनिया के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट, फ्रीडमैन को आप पढ़ लें जाके, उसकी बड़ी अच्छी बुक है। मैं आप बुक पूछ रहे थे ना, तो यूएस की मॉनेटरी हिस्ट्री है 1960 में से लिखी, उसमें पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। इसी तरीके से फिशर है, उसके 100% मनी, वो बड़ी बहुत अच्छी बुक है, मैं बुक लिख भी दूंगा। तो ये जो कोई ऐसी स्कीम नहीं बता रहे कि जिससे अगर आप सिस्टम चेंज करें तो एक दिन के अंदर जो गवर्नमेंट का कर्जा है जो बैंकों के पास है वो उठ के स्टेट बैंक के पास आ जाता है। तो ये, और इसमें फ्रीडमैन जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट था 20वीं सदी का, वो कहता है कि अगर फुल रिजर्व बैंकिंग अप्लाई हो तो ये ओवरनाइट आप कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स रिपरकशन ऑन कैपिटल एंड मनी मार्केट्स। आज आप तय कर लें, स्टेट बैंक अपना रिजर्व रेशियो 5 से 100 करे तो पूरा पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा उठ के स्टेट बैंक के पास आ जाता है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा इंटरेस्ट का है, वो खत्म हो जाता है। तो और तीसरी चौथी चीज ये कि जाहिर है कि जब आप लोगों को पैसे देंगे, इतने 10 मिलियन फैमिलीज के हेड्स को आप 50,000 रुपए उस फैमिली को दे रहे हैं, तो फिर आप उनसे काम भी कराएंगे, और काम कराने के नतीजे में हमारी इकोनॉमी एक नए लेवल पे जाएगी, नेक्स्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं हो रहा, टाइम ज़ाया हो रहा है उनका, और साइकोलॉजिकल मसले, डोमेस्टिक वायलेंस, वो अलग है, घर में बैठे बैठे लोग करते हैं। तो आप पैसे दे, गवर्नमेंट जब 50,000 दे रही हो तो कह रही कहीं जॉब नहीं मिलेगी आपको, तो हमारे पास आए, हम आपको काम बताते हैं। उसमें ये नहीं कि गवर्नमेंट के इतनी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें, ये नहीं, ये बेसिक वेज होगी कि इसके ऊपर अभी तो देखें बेसिक वेज पाकिस्तान में 35-40 हज़ार है, लेकिन लाखों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, और लाखों लोग जो काम कर रहे हैं उससे कम पे काम कर रहे हैं। तो ये पता होगा कि एक बंदे को गवर्नमेंट 40-50 हज़ार दे रही है तो उससे ऊपर ही प्राइवेट सेक्टर देगा ना। तो ये वर्केबल है, मतलब ये नहीं। जी जी, मेरे कोई और क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक सवाल है कि आपने भी कहा ना कि उशर और ज़कात वगैरह सारी चीज़ों का, तो ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान, पहली बात तो ये, पहला सवाल तो ये कि हमें पाकिस्तान को मेंशन कर कर के मतलब सारी चीज़ों को जिक्र करना होगा। और दूसरा सवाल ये कि इस पर तो बाकायदा आर्टिकल है कि उशर का निज़ाम अभी भी है और इस पर बाकायदा आर्टिकल्स लिखे गए हैं और ज़कात अभी भी दी जा रही है। तो फिर मतलब इसमें इसका क्या मकसद है? अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए सब पाकिस्तान में जो है ना, जो गवर्नमेंट के पास ज़कात जमा होती है वो तो बहुत ही थोड़ी थी, कोई 4 अरब रुपए होती है, क्योंकि कोई भी सिवाय कुछ कैश के ऊपर है, और वो भी सबने सर्टिफिकेट जमा कराए हुए होते हैं। टैक्स के मुकाबले में 12,000 बिलियन है, जो सेल्स टैक्स से 5,000 बिलियन, 3-4 हज़ार बिलियन जो है वो इनकम टैक्स है, कुछ कस्टम से, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो ज़कात दी जाती है ना इंडिविजुअली, वो भी पाकिस्तान की टोटल चैरिटी होगी 500-600 अरब, लेकिन ज़कात का पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए कि किसी मार्केट इकोनॉमी में ना 20% या 10% लोगों के पास ज़्यादा दौलत जमा होती है, और अगर उनसे ये ज़कात का निज़ाम जो मैं आपको ये बताने के लिए, ये लाज़मी निज़ाम है। ये हर गवर्नमेंट को अगर एक काम करना है तो अमीर से लाज़मी तौर पे लेना है और गरीब को देना है। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ
तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने इनकार किया कि हम अपने कबीले में खर्च करेंगे, हम नहीं देंगे। तो उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान हुआ, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर कोई रस्सी का टुकड़ा भी दिया करता था, रस्सी भी दिया, अगर नहीं देगा तो उसके खिलाफ फाइट होगी और टिल डेथ फाइट होगी, क्योंकि ये गरीब का हक है। तो ये हम लाजमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, और ये टैक्स से रिप्लेस करके, हम ये नहीं कह रहे कि ज़कात भी कायम कर दें, हम कह रहे हैं टैक्स के निज़ाम के ज़ालिम निज़ाम को ख़त्म करें जो महंगाई हो रही है, और उसकी जगह ज़कात का निज़ाम है। उसमें पहला यकीनन वेल्थ के ऊपर ज़कात है, वो तो है ही नहीं, वो तो एडिशनल इनकम है। फिर आप सेस ख़त्म करके आप जो है वो पैदावारी ज़कात पे जाएँ। ये तो मैंने आपको बताया ना कि बड़े जो उलमा हैं, जैसे यूसुफ करज़ावी, उनका व्यू यही है कि जी आज कुरान, आज दुनिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो उसके ऊपर पैदावारी ज़कात होनी चाहिए। बहरहाल इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा ना कि ज़ालिमाना सेसे से ख़त्म करके आप 5% स्टेट लें और उसको उन कामों में खर्च करें जो कुरान में बताए गए कि ये 6-7 चीज़ें हैं जहाँ पे आपको खर्च करना है। अभी तो सूद में खर्च कर रहे हैं, अभी तो हमारा टैक्स का निज़ाम क्या है कि सूद सेल्स टैक्स से लो और सूद दे दो ज़्यादा जाके। तो जब लाज़मी निज़ाम होगा तभी काम होगा ना, वरना तो इसकी बरकत नहीं हो सकती। अभी तो जमा ही नहीं हो पा रहा। जी। सर मेरा एक सवाल था। बस हमें आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो भी क्वेश्चन है, मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैंने कहा कि ये हमारा पहला सेशन है, इंशाल्लाह हम अगले जो सेशन में ना इसको थोड़ा ड्रिल डाउन करेंगे नीचे जाके। उसमें ये भी देखेंगे कि भाई दोनों मौजूआत को थोड़ा, मतलब हफ्ते में हम एक कोशिश करेंगे, एक सेशन कर लें, इसे आधे आधे घंटे का मैं कर लूँ, फिर क्वेश्चन आंसर कर लें। और उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि सिर्फ हम भी इसीलिए कर रहे हैं कि भाई नेकी का हुक्म दें, आगे बात फैलाएं, तो आप लोग भी इसको फिर आगे कीजिएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा। जज़ाकल्लाह। एम आई ऑडिबल? जी, जी, बिल्कुल। सर ये जिन्होंने आर्टिकल सबमिट करवाए हैं, तो व्हाट अबाउट दोज, मतलब अभी हमें दोबारा सबमिट कराना पड़ेगा? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आपने जो आर्टिकल सबमिट करा दिए हैं, उनके जमा हैं। अगर अलबत्ता ये कि उनको वो समझें कि उनको बेहतर करना है अपने आर्टिकल को, ठीक है? तो वहाँ वो हाँ, जाके मतलब अपना अगर वो उसको अमेंडमेंट उसको उसको वो एडिट करें और अपना नया उसको सबमिट कर सकते हैं। वो हम आपको इसमें तरीका बता देंगे। तो जो आपका डला हुआ है, उसको वो तो डला हुआ है, लेकिन आप कहें कि नहीं भई मेरे पास टाइम और है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है और मुझे इसमें ये एस्पेक्ट भी डालने हैं, तो आप बिल्कुल उसमें जाके रीसबमिट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम थैंक यू इसमें सो मैं मच। फ़ाज़ से कहूँगा, जो हमारा टीम मेंबर है, जो देख रहे हैं इसको, वो आपको तरीका बता देंगे कि वो उसमें उसको पुराने को रिमूव करके नया कैसे सबमिट हो सकता है। लेकिन पुराना आपका थैंक जो आपने सबमिट कर दिया है वो अवेलेबल है, उस वो मुकाबले में शामिल है। किसी को ऐसे ख्याल हो कि नहीं अब मैं और बेहतर लिख सकता हूँ, कोई और भी चीज़ मैं ऐड कर सर सकता हूँ, मेरा तो वो कर सकता शामिल हो चुका है। है। जी? सर आपसे पूछना एक और चीज़ चाह रहा था, कन्फर्म करना चाह रहा था कि मैंने सबमिट किया था एक और अपना स्लाइड्स मोहम्मद अहमद खान के नाम से, वो भी आपने देखिए, मुकाबले आप के लिए जो सबमिट कर इंडिविजुअल दिया। है ना, इंडिविजुअल सवाल आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाद में पूछ लेंगे। अभी कोई अगर और कोई तो मैं आपको जवाब दे दूँगा, मुझे मेरे सामने नहीं है का सबमिट है कि नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं जिनके सबमिट हो गए हैं उनके अवेलेबल हैं, कोई उसको और इम्प्रूव करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है? मेरा ख्याल है अब हम इसको हम यहाँ इस्लामाबाद में नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो हम इसको ऑफ करते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर अब अगला हम इतवार को या वो पूछ लेंगे वो सैटरडे को, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम और इसमें से कोई किसी एक मौजूद पे करेंगे। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ज़कात और इकोनॉमिक ग्रोथ पे करेंगे कि ज़कात इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे इजाफा करती है। सोच लेंगे अभी कि किस चीज़ पे करना चाहिए, तो इन इन मौज़ूआत पे हम थोड़ा ड्रिल डाउन करके नीचे जाएँगे। ठीक है जी? सर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।